आइए बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले जीव विज्ञान के जो अन्य वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें इस इकाई का नाम पारिस्थितिकी और अध्याय का नाम जीव और समष्टियाँ हैं। इसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये तीसरा पार्ट है। तो पिछले 2 पार्ट में आप पढ़ चुके हैं जीव के संदर्भ में, अजैविक कारकों के संदर्भ में, और आज आप पढ़ेंगे समष्टियाँ। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया था। शुष्कोद्भिद के जल संरक्षण के अनुकूलों को सूचीबद्ध कीजिए। नियमन करने वाले जीवों को क्या लाभ व हानि है। विभिन्न प्रकार के उप आवासों के जलोद्भिद के प्रकार लिखिए। प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको दिए गए थे, जिनकी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। अध्याय के अंत में एनसीईआरटी जो उनके प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं, उसको मैं भी अगले वीडियो के माध्यम से अपलोड करूँगा, वो भी पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निरंतर सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, लाइक करने से थोड़ा अच्छा लगता है। आइए आपको बताते हैं समष्टियाँ। समष्टियाँ अर्थात पॉपुलेशन। देखिए, किसी निश्चित समयकाल पर, नियत समयकाल पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान प्रकार के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनता। पहले तो आप समझिए समष्टि किसको कहा जाता है। समष्टि हिंदी में समष्टि कहते हैं, अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहते हैं। एक समान प्रकार की जीव जातियों का जो समूह होता है वो एक निश्चित समय में यदि कहीं पर पाया जाता है, एक ही स्थान पर समूह में उपस्थित है, तो उसको समष्टि कहा जाता है। जैसे कोई मान लीजिए बकरी है, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति की सैकड़ों बकरियां हैं, 100 बकरियां हैं मान लीजिए, और वो लंबे समय से साथ रहती हैं, एक समय पे एक जगह पर स्थित हैं, तो वो बकरियों की समष्टि हो गई। कहीं गायें हैं, वहाँ सिर्फ गायें हैं, गायों के अलावा दूसरे कोई जंतु नहीं है उनके बीच में, गायें ही गायें हैं, 10, 20, 100, 50 जो भी उनकी संख्या हो, तो वो हो गई गायों की समष्टि, गायों की पॉपुलेशन का। ठीक है। इसी तरह से पेड़ पौधों के मामले में देखा जाए, जैसे आम का बगीचा है, तो उसमें केवल आम के ही मुख्य पौधे हों, जितने भी पौधे हैं वो सब आम के पौधे हैं, तो उसको कहा जाएगा वो आम के पौधों की समष्टि है। तो समष्टि का मतलब आप समझ गए होंगे, समान प्रकार के जातियों की जो संख्या किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में निवास करती है और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, तो इस प्रकार की संख्या को ही समष्टि कहा जाता है। और जब एक से ज़्यादा समष्टियाँ आपस में मिश्रित होती हैं तो उसको समुदाय कहा जाता है। अब आपको समष्टियाँ समझ में आ गया होगा। समष्टि के क्या गुण होते हैं। देखिए, समष्टि एक सहकारी इकाई होती है, सहयोगी इकाई होती है ना। सहकारी मतलब सहयोगी इकाई होती है, इसमें एक दूसरे का सहयोग करती हैं समष्टियाँ का है। जितने भी जीव होते हैं वो समान भौगोलिक क्षेत्र में रहकर सभी संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। जैसे प्रकाश का भी सभी लोग उपयोग करते हैं, वहाँ के नमी का भी सभी लोग मिलकर उपयोग करते हैं, वहाँ जो मिट्टी में ह्यूमस होती है उसका भी उपयोग सभी लोग सहकारी रूप से करते हैं। ठीक है। और इसीलिए संसाधनों के लिए वे स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कौन ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अब पौधे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस खींचने का प्रयास करेंगे, कौन पौधा कितनी ज़्यादा ह्यूमस खरीद के अपनी तंदुरुस्ती आगे बढ़ा ले। ठीक है। जैसे अब बकरियों का झुंड है, उसमें आप घास डालेंगे तो कोई बकरी बहुत ज़्यादा घास खाने का प्रयास करेगी, किसी को बहुत कम मिल पाएगी, तो क्या होगा कि वह संसाधनों के लिए, जो उपलब्ध संसाधन होते हैं वहाँ पर उनको प्राप्त करने के लिए उनमें स्पर्धा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि समष्टि के जीव समान भौगोलिक क्षेत्र में रह करके संसाधनों का उपयोग करते हैं और संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं, तथा वे सब अंतः प्रजनन करते हैं। समष्टि के जीवों में प्रजनन का अर्थ प्रमुखता लैंगिक प्रजनन से है। अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जीवों को समष्टि का भाग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर समष्टि के जीवों में प्रजनन का अर्थ
लैंगिक प्रजनन से है। इसके अलावा देखिए समष्टि में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो व्यष्टि में नहीं होते हैं, मतलब किसी व्यक्तिगत एक जीव में नहीं होते हैं। जो गुण समष्टि में होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक जंतु या एक पौधे में नहीं पाए जा सकते हैं। जैसे जन्म दर व मृत्यु दर। जन्म और मृत्यु तो किसी एक जीवधारी का हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक जीवधारी की कोई जन्म दर नहीं निकाल सकते हैं, मृत्यु दर नहीं निकाल सकते हैं, लिंग अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, उसका आयु वितरण और समष्टि में आकार और समष्टि घनत्व तो नहीं निकाल सकते हैं किसी एक जाति से, एक पर्टिकुलर एक जीवधारी से, जब तक कि वो समष्टि न हो। एक ही मान लीजिए कि बकरी की समष्टि है, तो एक बकरी है तो उसमें मृत्यु दर कैसे निकालेंगे भाई? उसमें जब संख्या ज़्यादा होगी तभी तो आप निकालेंगे कि महीने में बकरियों के मरने की दर कितनी है, या महीने में बकरियों के जन्म लेने की दर कितनी है। जब उसमें बहुत सारी बकरियां होंगी तभी तो उनकी दर निकल पाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये समष्टि के गुण हैं, ये किसी व्यक्तिगत जीव के गुण नहीं है, जन्म दर और मृत्यु दर। इसी तरह से लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मतलब जैसे बकरियों का एक समष्टि है, उसमें 50 मादा बकरियां हैं और 40 नर बकरियां हैं। तो अब लिंगानुपात क्या हो गया? 40:50 हो गया। लेकिन अगर एक ही बकरी है तो उसमें अनुपात कैसे निकाल पाएंगे? तो इसलिए लिंग अनुपात जैसे है तो ये क्या है? समष्टि का गुण है। जन्म दर और मृत्यु दर समष्टि का गुण है। आयु वितरण भी समष्टि का गुण है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि समष्टि के गुण क्या होते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं समष्टि वृद्धि। किसी जाति के लिए समष्टि का आकार समय समय पर बदलता रहता है, अर्थात ये साहित्यिक प्राचल नहीं है, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे आहार की उपलब्धता, जितना ज़्यादा आहार उपलब्ध हो जाएगा समष्टि का विस्तार भी उतना ज़्यादा होगा। इस तरह से परभक्षण दाब, परभक्षण कम होगा तो समष्टि का विकास ज़्यादा होगा। परभक्षण का मतलब भक्षण करना, ठीक है। दूसरे लोग जब समष्टियों का भक्षण कर जाएंगे, शिकार कर जाएंगे, तो समष्टि का विकास कहाँ हो पाएगा? वो तो सिमटना शुरू हो जाएगी। और जब परभक्षण का दाब कम रहेगा, जैसे किसी जंगल में हिरन पाए जाते हैं और शेर पाए जाते हैं, तो वहाँ हिरन पर परभक्षण दाब ज़्यादा रहता है। यदि शेर सभी हिरणों का भक्षण ही कर जाएगा तो हिरन की समष्टि कैसे बढ़ पाएगी? तो परभक्षण दाब कम होता है तो समष्टि में वृद्धि होती है। इसके अलावा मौसमी परिस्थितियाँ, यदि मौसम की परिस्थितियाँ उस समष्टि के अनुकूल हैं तो भी समष्टि में वृद्धि होगी और समष्टि के घनत्व में बदलाव होगी। एक निश्चित अवधि में निश्चित आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों के कारण घटता या बढ़ता रहता है। वो 4 मूलभूत प्रक्रम क्या हैं? जन्म दर, किसी भी समष्टि की जन्म दर उचित होनी चाहिए, और आप्रवासन, ठीक है, जन्म दर और आप्रवासन। प्रवासन यानी माइग्रेशन, हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जब जीवधारी किसी प्रतिकूल मौसम में कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए अपने मूल जन्म स्थान से किसी दूसरे प्रदेश या दूसरे ज़िले में चले जाते हैं समय पास करने के लिए, और अनुकूल परिस्थितियां होते ही फिर अपने मूल जन्म स्थान पर वापस आ जाते हैं, तो इस प्रकार की घटना को माइग्रेशन या आप्रवासन कहा जाता है। तो जन्म दर और आप्रवासन समष्टि के घनत्व को प्रभावित करता है, समष्टि के घनत्व को बढ़ाता है, और मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन ये इसे घटाते हैं। जन्म दर और आप्रवासन समष्टि के घनत्व को बढ़ाते हैं, मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन समष्टि के घनत्व को घटाते हैं। वृद्धि मॉडल, किसी समष्टि में समय के साथ हुई वृद्धि
पूर्वानुमानित प्रकार से वह विशिष्ट होती है। तो कई वृद्धि मॉडल दिए गए हैं। वृद्धि मॉडल की मदद से इस वृद्धि को जाना जा सकता है। किसी भी समष्टि की वृद्धि हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितनी हुई है, तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने वृद्धि मॉडल बताया है। तो वृद्धि मॉडल की सहायता से समष्टि की वृद्धि को जाना जा सकता है। यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे समष्टि की परिभाषा दीजिए, निम्न शब्दों का अर्थ बताइए। तो इन शब्दों में पर्यावरणीय प्रतिरोध, धारण क्षमता, प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर, ये शब्द हैं, इनका अर्थ लिखना है। इसके बाद लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र का चित्र बनाइए। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स्ट्रा शूट्स, इसमें से आप कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। एक्स्ट्रा क्या जानेंगे? अगर पर्यावरणीय प्रतिरोध ना हो तो मक्खी के एक जोड़े से बनी संततियों का भार कुछ वर्षों में पृथ्वी के भार जितना हो जाएगा, है ना आश्चर्यजनक वाली बात। इसी तरह विकासशील व विकसित देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या स्थिर है। भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या घट रही है। अब आपको जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100 करके जैव सूचकांक को निकाल सकते हैं। यानी वाइटल इंडेक्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जीवन वृत्त भिन्नता, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है? जीवन वृत्त भिन्नता किसी पर्यावास विशेष में ही, पर्यावास जानते हैं ना, जहाँ पर कोई जीवधारी जन्म लेता है और अपने जीवन की सभी क्रियाएं पूर्ण करता है, उस स्थान को ही पर्यावास कहा जाता है। साधारण भाषा में आवास कहा जाता है। तो किसी पर्यावास विशेष में ही विशिष्ट समष्टियाँ अपनी प्रजनन योग्यता बढ़ाने हेतु अनुकूलित होती हैं। इस योग्यता को डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है। बात समझ में आई? कोई भी जो जीवधारी होता है वो किसी विशेष आवास में ही, अब जैसे मछली है तो वो जल में ही उचित प्रजनन कर पाएगी। छिपकली है तो वो आपके घरों में कहीं सूखी जगह पर उचित प्रजनन कर सकती है। इसी तरह बिल्लियों का अपने प्रजनन स्थल होते हैं और पक्षियों के अपने प्रजनन स्थल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी पर्यावास विशेष में ही विशिष्ट समष्टियाँ अपनी प्रजनन योग्यता बढ़ाने हेतु अनुकूलित होती हैं और इसी योग्यता को डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। जीवों के जीवन वृत्त में निम्न विशिष्ट लक्षण होते हैं: उत्पन्न अंडों या संततियों की संख्या, प्रजनन की आयु, जीवन अवधि, पूरा करने की संभावना। फिर से देखिए, जीवों के जीवन वृत्त में निम्न विशिष्ट लक्षण होते हैं: उत्पन्न अंडों की या संततियों की संख्या, प्रजनन की आयु, जीवन अवधि और जीवन अवधि पूरी करने की संभावना। ये जीवन वृत्त विभिन्नता के विशिष्ट लक्षण हैं। आपको पता होना चाहिए प्रत्येक समष्टि के जीव उनको उपलब्ध ऊर्जा के प्रयोग से अपना जीवन वृत्त पूर्ण करते हैं। इस जीवन चक्र में कई विभिन्नताएं हो सकती हैं, जैसे किसी समष्टि की जीवन अवधि छोटी या बड़ी हो सकती है। प्रजनन की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। किसी भी जीव समष्टि में प्रजनन सिर्फ एक बार होता है, किसी में अनेक बार होता है। और संततियों की देखभाल करने का तौर तरीका भी सभी अलग अलग समष्टियों में अलग अलग प्रकार का होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रशांत महासागरीय मछली सामन होती है। सामन, तो सामन जैसे जीव अपने जीवन काल में
सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं और प्रजनन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बांस की प्रजातियों में भी जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प फलन प्रजनन होता है। वहीं पक्षी व स्तनधारी जैसे जीव अपने जीवन वृत्त में अनेक बार प्रजनन करते हैं। इसीलिए आपको बताया ना कि प्रजनन की आवृत्ति सभी जीव समष्टियों में अलग अलग होती है और संतति की देखभाल करने का तौर तरीका भी सब में अलग अलग होता है। इसके अलावा अनेक अजैविक व जैविक कारक भी जीवों के जीवन वृत्त संबंधी गुणों का निर्धारण करते हैं। जो जीव जितनी अधिक संतति उत्पन्न करता है उस पर अजैविक व जैविक दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस अधिक दबाव के कारण उनकी कुछ संततियां ही बच पाती हैं। कम संतति उत्पन्न करने वाले जीवों में यह दबाव कम होता है तथा ये जीव संतति की अधिक देखभाल हेतु भी अनुकूलित होते हैं। जीवों की आत्महत्या क्या है भाई? लैमिंग नॉर्वे व कनाडा में पाया जाने वाला स्तनधारी है। लैमिंग है ना, ये एक स्तनधारी जीव है लैमिंग। नॉर्वे व कनाडा में पाया जाता है जो जीवन वृत्त संबंधी विचित्रता प्रदर्शित करता है। जब इनकी समष्टि का आकार बहुत बढ़ जाता है व खाद्य आपूर्ति सीमित हो जाती है तब वह समुद्र में डूबकर सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं या फिर उनकी रोगों से मृत्यु हो जाती है। यह घटना प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। तो ये जीवों की आत्महत्या की प्रवृत्ति है। अब आप पढ़ेंगे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ष का बोर्ड परीक्षा का पेपर उठा करके देख लीजिए, ये टर्म्स आपको उस बोर्ड पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से 1-2 टॉपिक भी हो सकते हैं या ये सभी टॉपिक भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये समष्टियों की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? सहोपकारिता, सहभोजिता, परभक्षण, परजीविता, एमेंसलिज्म और स्पर्धा। ये क्या हैं? सहोपकारिता क्या है, म्यूचुअलिज्म, और सहभोजिता क्या? देखिए इसमें इंग्लिश वर्ड भी याद करिएगा साथ साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे सहोपकारिता और सहभोजिता क्या है, ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सी परिभाषा लिखें और इसमें कौन सी परिभाषा लिखें। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। इसलिए म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म साथ साथ में याद रखिएगा। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता, कमेंसलिज्म और परभक्षण, ये तो अभी हम जस्ट पीछे बता चुके हैं, प्रीडेशन। परजीविता, अब परभक्षण और परजीविता में कन्फ्यूजन होने लगता है ना। तो इन टॉपिक्स को हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों में याद करिएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं परभक्षण क्या है। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये क्या करते हैं? ये अपने शिकार को दौड़ा करके पकड़ते हैं और पकड़ करके उसको जिंदा में ही फाड़ करके खाना शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं परभक्षण। ये लिखा है, शेर हिरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है वो ऐसी ही क्रिया है। शेर, बाघ व चीता और तेंदुआ जैसे बड़े मांसाहारी जीव परभक्षी नहीं कहलाते हैं। शुरू से आप पढ़ के देख लीजिए। परभक्षण वो पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीवधारी जो परभक्षी या प्रेडेटर कहलाता है दूसरे जीव अर्थात शिकार को मारकर खा जाता है। क्या है परिभाषा?
जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को शिकार करके मार करके खा जाता है तो वो क्रिया परभक्षण कहलाती है। शेर और हिरण के बीच की जो पारस्परिक क्रिया होती है वो ऐसी ही होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि केवल शेर, बाघ हुआ, चीता और तेंदुआ जैसे बड़े जीव ही परभक्षी नहीं कहलाते हैं। व्यापक संदर्भों में अनेक प्रकार के जीवों को परभक्षी की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जैसे बाज या दाना खाने वाले पक्षी, व्हेल जो फिल्टर फीडिंग क्रिया से टनों प्लवक को खा जाती हैं, तथा पौधों का भक्षण करने वाले शाकाहारी जैसे खरगोश, बकरी, हिरण आदि, ये भी परभक्षी कहे जाएंगे। अब आपको परभक्षण समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्पर्धा या कंपटीशन। अभी हमने इसको समष्टियों के गुण में बताया था, कंपटीशन वाला। जैसे विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा सीमित आपूर्ति वाले संसाधनों जैसे खनिज, पोषक तत्व, जल व प्रकाश के ग्रहण करने के लिए जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनको प्रतिस्पर्धा कहा जाता है या स्पर्धा कहा जाता है, कंपटीशन कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि एक बकरी के झुंड में आप लिमिट में घास डाल दीजिए तो वो बकरियां क्या करेंगी, घास के लिए छीना झपटी करती हैं ना, कंपटीशन करती हैं और लड़ भी जाती हैं। अब पौधे लड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन कंपटीशन वो भी करते हैं। कोई पौधा ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा पोषक तत्व प्राप्त करके वो ज़्यादा विकसित हो जाता है और दूसरे पौधे को दबा देता है, तो इसको कहते हैं स्पर्धा या कंपटीशन कहा जाता है। ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की असम दक्षता अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, चाहे स्थान या खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो इस घटना को बाधा स्पर्धा कहते हैं। फिर से जानिए, ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति की आसन क्षमता यानी फीडिंग इफिशियंसी अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, चाहे स्थान या खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, तो ये घटना बाधा स्पर्धा कहलाती है। इसके बाद परजीविता। परजीविता का अर्थ होता है जब एक जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर रह करके अपने पोषण को प्राप्त करता है, तो इस घटना को परजीविता कहा जाता है। परजीविता दो भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच होने वाली वो पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव, जिसे परजीवी कहा जाता है, अपना पोषण दूसरे जीव, जिसको होस्ट कहा जाता है, से प्राप्त करता है। दूसरे, परजीवी अपना पूरा जीवन या जीवन का एक बड़ा भाग पोषक के शरीर पर या उसके शरीर में रहकर पूरा करते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे परजीवी हम आपको बता रहे हैं, जैसे मोनेरा में टीबी जीवाणु है, टाइफाइड का जीवाणु है, ये परजीवी हैं। प्रोटिस्टा संघ में मलेरिया परजीवी और एंटमीबा ये परजीवी हैं। फंजाई में रिंगवर्म, रस्ट और स्मट ये परजीवी हैं। प्लांटी में अमरबेल और ओरोबैंकी ये परजीवी हैं। एनिमलिया में टेपवर्म और स्कैरिस ये परजीवी हैं। इसी तरह से सभी विषाणु अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी होते हैं। और देखिए, परजीवियों में पाए जाने वाले अनेक अनुकूलन, परजीवियों में पाए जाने वाले अनेक अनुकूलन उन्हें पोषक से पोषण प्राप्त करने अथवा उसके शरीर में बने रहने में सक्षम बनाते हैं। जो परजीवी होते हैं ये सब परजीवी हैं। तो इनमें ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि ये अपने पोषक के शरीर में आसानी पूर्वक रह सकते हैं। तो वे लक्षण जो हैं वे उनके अनुकूलन लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद
पादप परजीवी। अभी आपने जंतु परजीवी पीछे पढ़ा है, ये पादप परजीवी हैं। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, उनके उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर आप जानिए क्या होता है। पूर्ण तना परजीवी जो होता है ये पोषक के तने से भोजन, खनिज व जल प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल यानी कसकुटा। अमरबेल ये एक प्रकार की बेल होती है, पीले कलर की धागे जैसी रचना होती है, और ये किसी भी पेड़ पर पूरी तरह से फैल जाती है और उसको घेर लेती है और धीरे धीरे उस पेड़ को सुखा देती है। इसी तरह आंशिक तना परजीवी ये पोषक के तने से जल और खनिजाणु प्राप्त करते हैं, जैसे विस्कम, लोरेंथस आदि। पूर्ण मूल परजीवी जो जड़ में पाए जाते हैं, इसमें रेफ्लेसिया और ओरोवेंकी आते हैं। आंशिक मूल परजीवी के अंतर्गत चंदन होता है, सेंटलम अल्बम ये वनस्पतिक नाम है। कसकुटा रेफ्लेसिया ये वनस्पतिक नाम होता है, यहाँ कसकुटा दिया है, रेफ्लेसिया नहीं दिया गया है। इसी तरह से आगे देखिए परजीवी और परभक्षी में अंतर बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैच करते हैं बट अलग अलग होते हैं। परजीवी पोषक से छोटा होता है और ये अपने पोषक को आवास के रूप में प्रयोग करता है, जबकि परभक्षी अपने शिकार से हमेशा बड़ा होता है। परजीवी सामान्यतः पोषक विशिष्ट होते हैं, इनमें पोषक प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, जबकि ये शिकार विशिष्ट नहीं होते हैं, ये प्रायः किसी का भी शिकार कर सकते हैं। और जबकि परजीवी जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक जीव को, एक जाति को ही इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह पोषक से लगातार पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन परभक्षी अपने शिकार को मारकर खा गया, लगातार उसमें कुछ नहीं होता, एक बार मारा और खा गया बस। परजीवी पोषक को कमज़ोर बनाता है, बड़े की शक्ति का दोहन छोटा जीव करता है, जबकि यहाँ बड़ा जीव छोटे को मारकर खा जाता है। यहाँ छोटा जीव बड़े को कमज़ोर करता है और यहाँ बड़ा जीव छोटे को मारकर खा जाता है। अब आता है सहभोजिता। जहाँ पर दो जीवों में भोजन के लिए सहयोग होता है तो उसको कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वो पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है, ना उसको लाभ होगा ना उसको हानि होगी, इसीलिए इसको सहभोजिता कहा जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण है जैसे आम के वृक्ष की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड का पौधा, जिसको हम लोग सामान्य रूप से बांदा कहते हैं ना, आम का बांदा। कई बार आम के पौधे में दिखाई पड़ता है कि वो किसी छोटी सी डाल पे लगा हुआ है, लेकिन वो आम का पत्ते जैसा उसमें पत्ते नहीं दिखाई पड़ते हैं, उससे कुछ चौड़े और छोटे पत्ते दिखाई पड़ते हैं, उसको कहते हैं बांदा है, आम का बांदा आ गया। बांदा और भी पेड़ों में निकलता है, नीम के पेड़ में आ जाता है, बबूल में आ जाता है, गूलर के पेड़ में आ जाता है। तो बांदा जिसको बोलते हैं वही होता है अधिपादप। और ये सहभोजी संबंध बनाते हैं। तो जो बांदा होता है उसको अधिपादप कहते हैं, ये आर्किड का पौधा होता है। तो आप समझ गए होंगे, सहभोजिता दो प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वो पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। तो यहाँ आर्किड का पौधा जो होता है ये किसी आम के पेड़ की शाखा पर यदि अधिपादप के रूप में उग गया है तो इस अधिपादप को तो लाभ हो रहा है, लेकिन आम के डाल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसी तरह से और भी उदाहरण है, सी एनीमोन जो समुद्री एनीमोन होता है, उसके स्पर्शकों के मध्य में रहने वाली जो क्लाउन मछली होती है वो भी एक सहभोजी संबंध बनाती है। इसमें एनीमोन को इस पारस्परिक क्रिया से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन मछली को उसके परभक्षियों से सुरक्षा मिल जाती है। इसी तरह से मवेशियों में देखते हैं कि मवेशियों के साथ
घास के मैदान या खेत में पाए जाने वाले केवल एग्रेट है ना, कैटल एग्रेट या बगुले जो होते हैं वो भी सहभोजिता का उदाहरण है। जैसे आप गाय भैंस चर रही होती हैं तो उनके आसपास में बगुले होते हैं, तो बगुले क्या करते हैं, वो गाय भैंस में पाए जाने वाले जो किलनी चपटी इस तरह के परजीवी लगे होते हैं उसको खाते रहते हैं। तो यहाँ पर बगुले को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन गाय या भैंस को, उस पशु को, उस कैटल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। अब आता है सहोपकारिता। सहभोजिता और सहोपकारिता में थोड़ा सा अंतर है, दोनों बहुत कुछ सेम है। सहोपकारिता में क्या होता है, ऐसी परस्पर क्रिया जिसमें भागीदार दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। सहभोजिता में केवल एक को लाभ होता है और लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होता था। सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक ये दोनों मिल करके अपना सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार के सहजीवी संबंध को सहोपकारिता कहा जाता है। यहाँ शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण से निर्मित भोजन कवक को देता है, और कवक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, लेकिन ये जल का अवशोषण कर लेता है और जल का अवशोषण करके शैवाल को देता है। तो दोनों का फायदा होता है। ये जल देता है तो इससे भोजन ले लेता है, और ये भोजन देता है तो इससे जल ले लेता है। इस तरह से दोनों मिलकर के सहजीवी संबंध बनाते हैं, और इस प्रकार का जो सहजीवी संबंध है उसको सहोपकारिता कहा जाता है, एक दूसरे पर उपकार करना। तो सहोपकारिता के और भी कई उदाहरण हैं। मटल कुल के पौधों में जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु होते हैं जिसका नाम राइजोबियम है। इस तरह जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में पाए जाने वाले सेलुलोज पाचक जीवाणु होते हैं। मनुष्य की आंतों में पाए जाने वाले विटामिन संश्लेषण करने वाले जीवाणु होते हैं। ये सब मुनेरा जगत के कुछ सहोपकारिता के उदाहरण हैं। प्रोटिस्टा में भी इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं। फंजाई जगत में भी आपका लाइकेन वाला उदाहरण बताया। माइकोराइजा हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं। यहाँ एक कवक व उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध बनता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। यहाँ पर कवक क्या करता है, जल अवशोषित करके पौधे को उपलब्ध कराता है, और कवक को उस पौधे से पोषण प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो उस विकसित पौधे और कवक की जड़ों के बीच में, विकसित पौधे की जड़ में और कवक में जो संबंध होता है उसी को माइकोराइजल कनेक्शन कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। अब आता है लैंगिक कपट, सेक्सुअल डिसाइट, यानी परागणकर्ताओं और पुष्पों की दीर्घकालिक मित्रता के अनेक हितप्रद कर देने वाले उदाहरण इनके सह विकास के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। आर्किड्स की गिनती विश्व के खूबसूरत पुष्पों में होती है। इनकी विविधता भी व्यापक है। तो आफ्रिस म्यूसिफेरा एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक सुंदर पुष्प है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी एक पंखुड़ी अर्थात इसका जो एक दल होता है रंग, रूप, आकार और चिन्हों में एक प्रजाति विशेष की मादा मक्खी से 100% समानता प्रदर्शित करती है। मादा मक्खी जैसा दिखने के कारण इस प्रजाति की नर मक्खी इसके नज़दीक आकर मैथुन का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मक्खी के परागण हेतु आकर्षित करने हेतु यह आर्किड पुष्प लैंगिक कपट या धोखेबाजी करता है। बात समझ में आई कि नहीं? लैंगिक कपट क्या है? देखिए, इसका उदाहरण आर्किड है।
आर्किड जो है वो लैंगिक कपट करता है। क्यों और कैसे करता है? आर्किड जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक सुंदर पुष्प है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी एक पंखुड़ी रंग, रूप, आकार और चिन्ह में एक प्रजाति विशेष की मादा मक्खी से 100% समानता प्रदर्शित करती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वह पुष्प न होकर के उस प्रजाति की मादा मक्खी है। तो अब मादा मक्खी जैसा दिखने के चक्कर में नर मक्खी इसके नज़दीक आकर मैथुन करने का प्रयास करती है। तो इसी को कहते हैं लैंगिक कपट। अब तो क्लियर हो गया ना? इस प्रकार से आपका यह टॉपिक लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, परजीवी व परभक्षी में अंतर बताइए। तो आप इसको लिखिए कॉपी में। परभक्षी एक विवेकी प्राणी है, स्पष्ट कीजिए। इसको भी लिखिए कॉपी में। गॉस के नियम व मैक आर्थर के प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को लिखने की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अन्य दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इससे पहले भी जो हमने 3 प्रश्न बताया बीच में, और उससे पहले भी 3 प्रश्न बताया है वीडियो के शुरुआत में, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जो कुछ आप कहना सुनना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके अच्छी पढ़ाई की कामना करते हैं। बेहतर पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।